हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो चलिए आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जिसमें हम आज के क्वेश्चन करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे जैसे है भारत का पहला मास गार्डन। तो भारत का पहला मास गार्डन कहाँ पर है ये आपको बताना पड़ेगा। तो भारत का जो पहला मास गार्डन है वो उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे लाइकेन पार्क कहाँ है तो भी आप उत्तराखंड लगाना। लाइकेन पार्क भी आपके उत्तराखंड रहेंगे। और अगर आपसे पूछ लें कि जो है उसकी आपकी उत्तराखंड की कितनी राजधानी है तो दो। एक गैरसैंण भी है। देहरादून तो है ही, एक राजधानी और है जिसका नाम है गैरसैंण, तो उसको भी ध्यान रखना है आपको। देहरादून से ही 2 साल में एक रिपोर्ट जारी होती है जिसको हम लोग वन रिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वन रिपोर्ट। हर 2 साल में जारी होती है वन रिपोर्ट। और वन रिपोर्ट जो जारी हुई है उसमें जो मध्य प्रदेश है उसमें सबसे ज़्यादा वन है और इसी को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो है टाइगर यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और उत्तराखंड के बारे में अगर आपको कुछ पता हो, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन को ज़्यादा 10-10 क्वेश्चन बताएंगे तो फिर आपको समझने में सब प्रॉब्लम हो जाएगा और टाइम भी बहुत लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ पता हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि आप जब लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सर्च कर भी कहीं से लिखेंगे उत्तराखंड के बारे में तो भी आपको याद हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप कमेंट बॉक्स का यूज करो, क्योंकि जब आप कुछ लिखते हैं तो आपको कुछ याद भी हो जाएगा। भले ही सर्च कर कहीं को नकल कर कहीं से कुछ भी कर लिखो, लेकिन कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ आता है सॉरी तो जरूर लिखो उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला है माई सहेली। आपसे पूछा जा रहा है कि मिशन जो माई सहेली है ये किसने स्टार्ट किया है। ऑप्शन में कई ऑप्शन आपको मिल ही जाएंगे, तो उसमें जो दक्षिण पूर्व रेलवे है वो आपको लगाना पड़ेगा, जिसको इन शॉर्ट में द पूरे भी कहते हैं। मतलब दक्षिण पूर्व रेलवे, और उरे भी लिखा होता है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व रेलवे यानी दपुरे भी कहते हैं। और इसका अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछ लें तो हो सकता है हमने आपको ये पीछे क्वेश्चन कराया भी हो, मुझे याद ऐसा आ रहा है। तो दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर पूछ लें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता। और ये भारत का 17वां जोन है। और बता दें इस जो मेट्रो थी, कोलकाता मेट्रो है, उसी को भारत का 17वां जोन मान लिया गया है। ठीक है, जो कोलकाता की मेट्रो थी उसी को भारत का 17वां जोन माना गया है। साथ साथ में यहाँ पर हुबली एक नदी है, हुबली नदी के नीचे चलेगी। मतलब हुबली नदी जो है उसमें जो है पानी में चलेगी, समुद्र में ट्रेन चलेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, वहाँ पर आपको पता है। ठीक है, तो ध्यान रखना माई सहेली जो है जो योजना है ये किसने चलाई है? दक्षिण पूर्व चलाई है, दक्षिण पूर्व रेलवे ने। यानी कि जो अकेली स्त्री है अगर कोई यात्रा कर रही है तो उसको अपने गंतव्य स्थान पर सुरक्षित पहुंचाना ये रेलवे की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता क्या है? तो प्रोजेक्ट चीता कोई ऐसी चीता जैसी चीज नहीं है हमारा जो है शेर शाह बने घूमे हो। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता क्या है? भारतीय सीमा की निगरानी करना है। इस तरीके से निगरानी करना है, भारतीय सीमा की निगरानी के लिए है। ठीक है, भारतीय सीमा की इसमें निगरानी होगी। तो ये ध्यान रखना प्रोजेक्ट चीता क्या है? भारतीय सीमा की निगरानी के लिए प्रोजेक्ट चीता जो है चलाया गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। तो हम ये 5-5 क्वेश्चन ही अगर आप डेली देखते रहेंगे तो एग्जाम भले ही आपका जो भी लगा हो तो सकता है धीरे धीरे यहाँ से अगर आपको एक तो भी क्वेश्चन जो है आपसे बढ़ गया तो आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन की कितनी वैल्यू होती है। अगला है माउंट सिनाबुंग। माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो आप बताइएगा जो है माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया
इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि माउंट जो सिनाबुंग ज्वालामुखी है, ये हाल ही में जो करंट अफेयर में चर्चा में रहते हैं उस चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, तो वही चीज़ आपको कराई जा रही है। माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर हम आपको बता दिया तो आप सुनेंगे एक कान से और दूसरे कान से निकाल देंगे। आप इंडोनेशिया की कैपिटल और आप इंडोनेशिया की करेंसी, चलो कमेंट बॉक्स में लिखो, इतना आप काम हम दे रहे हैं। भले ही आप गूगल से सर्च करके लिखो, गूगल से पूछो और गूगल पर टाइप करो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है। जब आप एक बार लिखोगे और एक बार अपनी आंखों से देखोगे और आंखों से देखने के बाद में हाथों से टाइप करोगे, तो हो सकता है आपके वो दिमाग में बनी रह जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप इसको जरूर करना, ठीक। चलो अगला है, इसको तो मिटा ही देते हैं। अगला है विवाद से विश्वास योजना सुर्खियों में रही। तो ये योजना किस क्षेत्र से संबंधित है आपको पूछा जाएगा। तो विवाद से विश्वास जो योजना सुर्खियों में रही, इसका संबंध कर विवाद से है, ठीक है। इसका संबंध जो है कर विवाद समाधान से है। तो जो कर विवाद है, जिसको हम लोग टैक्सेस कहते हैं, टैक्स, तो टैक्स से जो है निपटने के लिए, यानी कर विवाद समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना जो सुर्खियों में रही, वो हमने आपको बताई, ठीक है। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के। तो चलिए अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है, और जिसमें हम लोग समझते हैं। तो फिर से हम लोग चलिए करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद में अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर आपके साइंस के पोर्शन, ठीक है। तो चलिए आइए साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। और हम सभी जानते हैं 1680 तक हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब जो क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा वो 1681 से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 1681 से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगला 1681 नंबर जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, अफीम युद्ध जो 2 देशों के बीच लड़ा गया है, उन 2 देशों में तो एक तो जो है चीन था, तो दूसरा कौन सा था? तो दूसरा ब्रिटेन था, ठीक, ध्यान रखना है, ब्रिटेन। यानी कि जो अफीम युद्ध है, जो अफीम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, वो किन 2 देशों के बीच में, एक तो चीन है, दूसरा ब्रिटेन है, जिसको हम लोग यूके भी कहते हैं। और प्रथम युद्ध जो है 1839 से 42 ईस्वी तक चला था। और जो अफीम युद्ध का जो समापन हुआ था वो नांग किंग की संधि से जो है इसका निपटारा हुआ था। नान किंग, ठीक है, ध्यान रखना है, नान किंग। और एक चीज और हम बता देते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, किस देश को एशिया का मरीज कहा जाता है, तो ध्यान रखना अपना राइट आंसर हो जाएगा चीन। यानी कि चीन को क्या कहते हैं? एशिया का मरीज कहते हैं। और अगर आपसे यूरोप का मरीज पूछें तो आप उसका आंसर तुर्क दे सकते हैं, तुर्किस्तान जो तुर्क है, ठीक है। चलो टर्किश। अगला क्वेश्चन है, लेंथेनाइड की परमाणुओं की संख्या कहाँ से कहाँ तक है? तो जो लेंथेनाइड की जो परमाणु की संख्या है वो 89 से यहाँ पर 3 करो 103 तक है, यानी कि 89 से 103 तक है, ठीक है। आप इसको जो है आवर्त सारणी में मिला लीजिएगा, 89 to 103 तक है, ठीक है। ये आप ध्यान करके देखिएगा, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, और 2 होते हैं, एक तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, ठीक है, ध्यान रखना है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है? तो गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक का नियम किसी एक चीज पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। ऐसा नहीं पृथ्वी और सूर्य पर लागू होगा, सभी पर, वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो है। आप जानते हैं इसमें सार्वभौमिक लिखा हुआ है, यहीं से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा अगर जो भूल भी गए होंगे। तो गुरुत्वाकर्षण है सार्वभौमिक, ये छोटा जी नहीं है, गुरुत्वीय त्वरण नहीं है। अगर आपसे गुरुत्वीय त्वरण होता तो वो हर एक वस्तु पर अलग अलग रहता है, जैसे चंद्रमा पर अलग है, उस पर अलग है, सब पर अलग है, ध्रुवों पर अलग है, ये सभी पर अलग है। लेकिन ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है ये सबका जो है एक ही है। और इसका फार्मूला आपने को हमने ओरिजिन बताया था आपको, अगर 2 वस्तुएं आपस में आकर्षण करें m1 m2 से, तो ध्यान रखना F बराबर क्या होता है, G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r², ठीक है, ये फार्मूला होता है। और यहीं पर आपसे यूनिट भी पूछ ली जाएगी गुरुत्वाकर्षण नियतांक की, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो आप यूनिट भी जरूर ध्यान रखना है आपको, यहाँ से निकाल सकते हैं, बल गुणे मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, तो ध्यान रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोध है? तो उच्चतम प्रतिरोध पूछ रहे हैं किस पदार्थ में, तो आप जानते हो सबसे कम प्रतिरोध किस में होता है? चांदी में होता है। चांदी में कैसे? जितना कम प्रतिरोध होगा उतनी ही
धारा तेज प्रवाहित होगी, यानी कि धारा बढ़िया से चलेगी। इसीलिए पूछा जाता है जो है लाइट, यानी कि जो है धारा का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो चांदी, उसके बाद में कॉपर, एल्युमिनियम, ऐसे करके है। तो सबसे ज़्यादा अच्छी चांदी है। अगर धारा में सबसे अच्छी चांदी बह रही है, इसका मतलब प्रतिरोध सबसे कम है। लेकिन यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है प्रतिरोध सबसे ज़्यादा किस में है, तो सबसे ज़्यादा अगर ऑप्शन के हिसाब से चला जाए तो जो है एबोनाइट में है। ठीक है, उच्चतम प्रतिरोध किसमें, एबोनाइट में है। ठीक है, और प्रतिरोध के बारे में हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य, उस समय की बात है, करंट अफेयर, तो अजय बिष्ट आप जानते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो डेड समता प्राणियों का सबसे विशाल समूह है, तो आर्थ्रोपोडा। आपको पीछे लेक्चर अगर याद हो तो आर्थ्रोपोडा जो है प्राणियों का सबसे विशाल समूह है। इसमें लगभग 10 लाख जीव जंतु पाए जाते हैं, जो पृथ्वी से लेकर समुद्र के बीच समुद्र तक फैले हुए हैं, पर्वत से पहाड़ समुद्र तक फैले हुए हैं। ये आर्थ्रोपोडा लगभग 10 लाख जीव इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो जीवों का सबसे बड़ा जो समूह है वो आर्थ्रोपोडा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे बड़े रेलवे में भारतीय रेलवे की स्थिति क्या है, तो 3rd नंबर पर है। हम सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा रेलवे का जो विस्तार है वो यूएसए में है, यानी कि अमेरिका में है, और दूसरे नंबर पर चीन पर है, और तीसरे नंबर पर भारत पर है। ठीक है, अगला है प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था, तो प्रत्यावर्ती धारा का जो आविष्कार है वो निकोला टेस्ला ने किया था, निकोला टेस्ला। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखते होंगे पहले जो करंट व्यक्तियों को लगता था तो वो छूटता नहीं था, उसमें व्यक्ति चिपक ही जाता था। लेकिन आजकल झटका लगता है लाइटों में, क्यों, क्योंकि आजकल जो लाइट होती है प्रत्यावर्ती धारा होती है, मतलब पहले तो पूरी जाएगी फिर करंट छूट जाएगा, पूरी जाएगी फिर करंट छूट जाएगा, ऐसे करके लाइट चलती है। और पहले डायरेक्ट लाइट चलती थी ऐसे सीधे, यानी कि करंट लगा तो पूरा पूरा करंट तुम्हारे उतर ही जाएगा। ठीक है, ये चीज़ थी। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब आपको झटके लगता है, इसीलिए लोग ज़्यादा मरते नहीं हैं। पहले लोग सीधे सीधे ही चिपक जाते थे। ठीक है, लेकिन आजकल कैसा है, प्रत्यावर्ती धारा है। ओके, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या क्या होती है, तो 3 हो सकती है। आप 3 आबंध लगा सकते हो किसी भी, जो है आप देख रहे हो कार्बन में लगते हैं 1 2 4 लगते हैं, तो एक तो कार्बन हो गया, तो 3 आबंध आप लगा सकते हो। ठीक है, ध्यान रखो, रट लो इसको चीज़ को। अगला है दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये है झील टिटिकाका। आपको अगर याद हो तो सबसे विश्व की सबसे ऊंची झील अगर आपसे पूछ लें तो यही हो जाएगी, टिटिकाका झील ही हो जाएगी सबसे ऊंची झील। ठीक है, और बैकाल झील पूछ ले तो सबसे गहरी झील हो जाएगी, और ये रूस में स्थित है। ठीक है, सबसे गहरी झील जो है रूस में स्थित है, ध्यान रखना। और खारे पानी की और मीठे पानी की झील जो है, आप बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि बताओ भी इसमें कैसी हैं, कौन सी हैं। ठीक है, अगला है अनबुझे का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कई बार बता चुके हैं, अनबुझा चूरा, यानी कि CaO, इसको अनबुझा कहते हैं। और बुझा हुआ किसको कहते हैं, जो CaOH का होल ट्वाइस होता है उसको हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, अगला, और कैल्शियम कार्बोनेट है, ये केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में ही है केप ऑफ गुड होप। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, आधुनिक भारत पढ़ा हो, तो आपने उसमें जरूर केप ऑफ गुड होप के बारे में जरूर सुना होगा। तो ये वही क्वेश्चन है जो आपको यहाँ से पूछा जा रहा है। और हम सभी जानते हैं कि जो केप ऑफ गुड होप है ये समुद्री मार्ग है, और पूर्वी देशों के लिए, यानी कि जो पूर्व से लोग आते थे। एक व्यक्ति था वार्थोल्यूमा डियाज था, वो 1485 से 86 में इसकी खोज की थी इसने, केप ऑफ गुड होप में। और हम सभी जानते हैं केप ऑफ गुड होप से ही वास्को डी गामा भारत में आया था। 17 मई 1498 ईस्वी में कालीकट पर ये उतरा था, केरल कालीकट के, ठीक है, बंदरगाह पर उतरा था, इसी के रास्ते आया था। तो आपसे पूछा जाता है कौन से रास्ते से आया था, तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आया था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म और बुद्ध धर्म के उदय में भारत में डैश ईसा पूर्व डैश शताब्दी में धार्मिक है, तो इनसे संबंधित जो शताब्दी है वो 6ठी थी, ध्यान रखना है, 6ठी शताब्दी है इनसे संबंधित। ठीक है, इनसे संबंधित जो शताब्दी है वो कौन सी है, 6ठी है। ओके, और यहां पर अगर आपको याद हो तो भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व मानते हैं, और मृत्यु 468 ईसा पूर्व मानते हैं। जो ईसा पूर्व होता है वो पीछे वापस होता है, यानी कि वापस लौटता है। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, और महापरिनिर्वाण, यानी कि इनके काल को, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, तो ये 483 ईसा पूर्व है। लगभग में समकालीन ही बात है। ठीक है,
चलो अगला है आपका न्यूमेरिकल। किसी वस्तु पर 125 न्यूटन बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है बल द्वारा किया गया कार्य, यानी कि W बराबर FS पूछ रहे हैं। FS मतलब दोनों की गुणा कर लो, 125 और 5 की गुणा होती है 625 जूल। तो क्योंकि कार्य पूछा है तो कार्य का मात्रक जूल होता है, इसीलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना है। अगला है येरा रिंगन पुरस्कार से संबंधित व्यक्ति का नाम बताइए। तो MS स्वामीनाथन को ये मिला था। तो कहाँ पर है MS स्वामीनाथन? ये है MS स्वामीनाथन। और हम सभी जानते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक ही कौन है? MS स्वामीनाथन है। ठीक है, इन्हें जो है एरा रिंगन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है रेडियो धर्मी तत्वों को डैश में रखा गया है। तो रेडियो धर्मी तत्वों को किस में रखा गया है आप बताइएगा? इसको रखा गया है एक्टेनाइड में। किसमें? एक्टेनाइड में लिखा गया है इसको। रेडियो धर्मी तत्वों को एक्टेनाइड में रखा हुआ है। दो होते हैं, एक तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज होती हैं, जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन देखो एक बन रहा है आपसे। तो आपको इसको जो है आवर्त सारणी को अच्छे से पढ़ के जाना है, जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन बने उसको हम लोग आसानी से कर पाएँ। ठीक है, होता क्या है, और जो आप सभी ने देखा कि एक्टेनाइड की जो संख्या है वो 89 से लेकर 103 तक अभी हमने आपको बताई एक्टेनाइड। ठीक है, और एक्टेनाइड देखो प्रकृति में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं वो कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो स्वतः विखंडित होकर अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं और रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं, और यह घटना रेडियो सक्रियता कहलाती है। और यही आपसे पूछा जा रहा है कौन से उसमें रखा गया है, तो आप ध्यान रखना है इसको। ठीक है, एक्टेनाइड में रखा गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता मटर के एक पौधों में अप्रभावी होता है? तो ये झुर्रीदार बीज, ये अप्रभावी रहता है। तो मटर का पौधा जो मेंडलीफ ने इस पे प्रयोग किया था वही वाला यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक, अगला है किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल इसमें संग्रहित होती है। तो सेल में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा होती है भाई। सेल में क्या उसमें भर देते हैं? सेल में रासायनिक ऊर्जा भर देते हैं, जो फिर उसको स्थानांतरित विद्युत ऊर्जा में कर देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे है, चूंकि ये करंट अफेयर के हैं वो डिस्कस नहीं करेंगे। तो चूना CaOH का होल ट्वाइस हवा में डैश के साथ धीरे धीरे प्रक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये CO2 के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि CO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा B। और बिल्कुल ये वाली जो इक्वेशन है बिल्कुल हाई स्कूल में रखी हुई है, ये हाई स्कूल की ज्यों की त्यों इक्वेशन यहाँ पर इन्होंने उठा के पूछ ली है। तो हाई स्कूल इसीलिए इंटर लेवल लिखते हैं, हाई स्कूल लेवल तक लिखते हैं आपसे, तो आपका हाई स्कूल से ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। रंग बदलना, गैस उत्सर्जन, अवस्था में परिवर्तन, ये सभी हमें बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। भाई किसी चीज का पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया वो होती है, जैसे दूध है, दूध का दही जम गया तो रासायनिक अभिक्रिया हो गई। और इससे होगा क्या कि भैया इससे होगा क्या कि आप दूध देखेंगे तो मीठा था लेकिन दही खट्टा हो चुका है, कलर तो वही रहा लेकिन थोड़ा थोड़ा अवस्था में भी परिवर्तन हो गया। अगर आप दूध को रखें तो बहा घूमेगा, और अगर आप दही को रखेंगे तो हो सकता है एक ही जगह पर बना रहे। तो सभी हैं कुल मिला के। ठीक है, अगला है थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के अनुसार 200 के नोटों पर छपा डैश भारत की संस्कृति विरासत का प्रतीक है। तो सांची का स्तूप छुपा हुआ है 200 के नोटों पर। ध्यान रखना है, सांची का जो स्तूप है वो उसको 200 के नोटों पर छापा गया है। और सांची के स्तूप मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित हैं, और सांची के स्तूप अशोक ने बनवाए थे। ठीक है, और हम जानते हैं सांची का स्तूप ही भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। और आगरा का किला अपने जो है जानते हैं अकबर ने बनवाया था, और लाल किला और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बाकी आपके दोनों करंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं जरूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।